Where every story shines under the moonlight. एक दफा का जिक्र है। समुंदर के किनारे एक छोटा सा जापान का गांव था। उसी गांव के किनारे एक बड़ा और मशहूर होटल खड़ा था। उस होटल का नाम दूर दूर तक इसलिए मशहूर था कि वहाँ के खाने लजीज थे और उसकी मलिका की खूबसूरती की मिसाल लोग हर जगह देते थे। उस होटल की मलिका अपने आप को ला बेल वेनेजिया कहती थीं। वो अपने इस नाम को बिल्कुल ताज की तरह फख्र से सर पर सजाए रखती थीं। उसके बाल आधी रात की तरह गहरे सियाह, जिल्द समुंदरी झाग जैसी सफ़ेद और नर्म, और आंखें इतनी तेज और गहरी थीं कि जैसे किसी के दिल तक झांक लेती हों। उसे अपनी खूबसूरती पर इतना गुरूर था कि वो सिर्फ यकीन नहीं करती थी, वो पूरी तरह जानती थी कि पूरी दुनिया में कोई भी औरत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। हर शाम जब थके हुए मुसाफिर होटल में आते और लंबी वुडन टेबल्स के गिर्द बैठकर खाना खाते, तो वेनेजिया अपने रेशम के लिबास की हल्की सी सरसराहट के साथ धीरे धीरे उनके दरमियान चलती। उसकी चाल में फख्र था और उसकी आंखों में अपनी खूबसूरती का नशा। फिर वो हल्का सा झुककर, मुस्कुराहट के साथ मगर दिल में गुरूर भरकर हमेशा एक ही सवाल पूछती। बताओ, आए मुसाफिर, क्या तुमने मुझसे ज्यादा खूबसूरत औरत कभी देखी है? आप जैसा खूबसूरत कोई नहीं, आपका चेहरा तो चांद से भी ज्यादा रोशन है। आपकी बातें मेरे दिल को छू गईं। हर तारीफ पर वो उनके खाने की कीमत कुछ सिक्के कम कर दी थी, जैसे खूबसूरती भी रोटी की तरह खरीदी और बेची जा सकती हो। वैसे तो 12 सिक्के बनते हैं, मगर आपके लिए सिर्फ 6। मगर उसी होटल के सायों में उसकी बेटी सदफ मेहनत करती रहती थी। वो सिर्फ 18 साल की थी। उसके बाल लंबे पर खूबसूरत थे, जो लहराते हुए कमर तक गिरते थे, और आंखें बारिश के बाद जंगल के गहरे हरे तालाब जैसी थीं। जहां उसकी माँ तारीफ तलब करती थी, वहां सदफ बिना किसी बदले के मेहरबानी करती थी। वो सुबह से पहले उठती, ठंडे कुएं से पानी निकालती, फर्श को इतना साफ करती कि चमक उठता, भारी ट्रेज उठाकर मेहमानों को खाना देती, और रात देर तक मोमबत्ती की हल्की रोशनी में फटे हुए कपड़े सिलती रहती। वो कभी तारीफ नहीं चाहती थी, मगर फिर भी लोग उसकी तारीफ करते। एक ठंडी और खुशगवार खिजान की शाम थी जब एक अजनबी सराय में आया। वो लंबा कद का आदमी था, सियाह ऊन की चादर में लिपटा हुआ, और उसका चेहरा सफर की गर्द और तेज हवाओं से सख्त हो चुका था। वो चुपचाप बैठकर खाना खाता रहा। जब ला बेल वेनेजिया अपने हमेशा के अंदाज में उसके पास आईं और हल्का से झुककर अपना मशहूर सवाल पूछा। बताओ आए मुसाफिर, क्या तुमने अपने सफारों में मुझसे ज्यादा खूबसूरत औरत कभी देखी है? तो अजनबी ने धीरे से सर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसने करीब झुककर हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा। अजनबी कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया। फिर उसकी नज़र धीरे धीरे कमरे के दूसरे कोने की तरफ फिसली, जहां सदफ किचन के दरवाजे के पास चुपचाप बर्तन जमा कर रही थी। अजनबी ने सीधा जवाब दिया। हाँ, देखी है, तुम्हारी बेटी तुमसे ज्यादा हसीन है। ये अल्फाज कमरे की खामोशी में ऐसे गिरे जैसे बिल्कुल ठहरे हुए पानी में पत्थर गिर जाए। ला बेल वेनेजिया की मुस्कुराहट वहीं जमकर रह गई। उसकी उंगलियां मेज के किनारे को इतनी जोर से पकड़ गईं कि उसके गिट्ठे सफेद पड़ गए। उस रात उसने अजनबी से और कोई बात नहीं की, मगर अचानक सराय का माहौल ठंडा और बोझल सा महसूस होने लगा, जैसे आग भी अब पहले जैसी गर्म ना रही हो। जब अजनबी ने खाना खत्म करके हिसाब चुकाया, तो वेनेजिया ने उससे 2 गुना कीमत ऐसे तो 6 सिक्के बनते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए 20। अजनबी ने बिना किसी शिकायत के सिक्के मेज पर रख दिए। उसी शाम मल्लिका ने अस्तबल के लड़के को बुला लिया। समंदर के किनारे जाओ, वहां एक छोटी सी मगर अच्छी तरह बंद झोंपड़ी बनाओ, ऐसी कि जिसमें सिर्फ एक तंग सा सुराख हो, जिससे बस थोड़ी सी रोशनी अंदर आ सके। और जब वो तैयार हो जाए तो मेरी बेटी को इसके अंदर बंद कर देना। सुबह के वक्त नौकर ने पत्थर पर पत्थर रखकर कैद खाने की दीवार बनाई और लकड़ी के तख्तों को कीलों से ठोक दिया। जब पनाहगाह तैयार हो गई तो वो सदफ को ढूंढने गया और उसे समंदर की तरफ घसीट कर ले गया। सदफ ने मुकाबला किया, चीखी और रोई। छोड़ दो मुझे! कहां लेकर जा रहे हो मुझे? छोड़ दो मुझे!
लेकिन उसने उसे जबरदस्ती अंदर ढकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। नौकर कुछ लम्हों तक दरवाजे के पीछे बिल्कुल खामोश खड़ा रहा, फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उस दिन के बाद सदफ वहीं कैद रह गई, समंदर की लहरों के सामने। वो सुबह से रात तक समंदर की गरज सुनती रहती थी, मगर किसी जिंदा इंसान को कभी नहीं देखती थी। सिर्फ अस्तबल का लड़का हर रोज वापस आता था, जो चुपके से उसे थोड़ी सी ग़िज़ा देता था, सूखी रोटी का एक टुकड़ा और पानी का एक मटका। कभी कभी रहम से उसका दिल भर जाता था तो वो सदफ के लिए कुछ लाता था ताकि उसकी उदासी कम हो, एक पेंसिल, कुछ नोटबुक्स या सिलाई का सामान। मगर सदफ, जो गम में डूबी हुई थी, अक्सर उसके तोहफे लेने से इनकार कर देती थी। वो उससे नाराज थी क्योंकि उसी ने उसे कैद किया था, और इससे भी ज्यादा इसलिए कि उसने उसकी अपनी माँ की मर्जी मानी थी। फिर भी कुदरत का जादू अपना असर दिखाता रहा। अंधेरों और आंसुओं के बावजूद सदफ हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा खूबसूरत होती गई। एक शाम एक अजनबी समंदर के किनारे से गुजर रहा था। चांदनी रात में उसकी नज़र एक अजीब सी झोपड़ी पर पड़ी, जो बिल्कुल डब्बे की तरह बंद थी। तजस्सुस में वो घोड़े से उतरा और उसने अपनी आंख उस तंग से सुराख पर रखकर अंदर झांका। मध्यम रोशनी में उसने सदफ का चेहरा देखा, इतना पाक और खूबसूरत मंजर कि उसका दिल एकदम थम सा गया। एक धुंधला सा, लगभग गैर फितरी सा खौफ उस पर तारी हो गया और वो पीछे हट गया। वो फौरन अपने घोड़े पर चढ़ा और तेज दौड़ता हुआ वहां से चला गया। बाद में वो रात का खाना खाने के लिए सराय का दरवाज़ा ढकेलकर अंदर आया। खूबसूरत वेनेलिया, जो अपनी खुद परस्ती में लिपटी हुई थी, उसके पास आई, जैसे उसकी आंखों में अपनी ही सूरत ढूंढ रही हो। तुम कहाँ से आ रहे हो, और अपने सफर में क्या तुमने मुझसे ज्यादा खूबसूरत किसी को देखा है? हाँ, देखा है। एक लड़की को समंदर के किनारे झोंपड़ी में कैद थी वो। फिर हसद की आग सराय की मलिका के खून में भड़क उठी और वो जलन से हरी सी पड़ गई। ऐसे तो 6 सके बनते हैं, मगर तुम्हारे लिए 20। अजनबी ने बिना किसी शिकायत के पैसे अदा कर दिए, मगर वेनेजिया को जरा सा भी सुकून न मिला। अगर कैद भी इस हुस्न को मिटा ना सकी तो अब उसे और भी ज्यादा खौफनाक तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। वो फौरन अस्तबल के लड़के के पास चली गई। अस्तबल का लड़का अपनी मलिका से शादी करने का ख्वाब देखता था। मुझे बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? आप मुझसे शादी करेंगी? मालकिन ने लड़के से कहा कि अगर तुम मेरा हाथ चाहते हो तो तुम्हें मेरे हुक्म मानना होंगे। तुम मेरी बेटी को ले जाओगे, उसे गहरे जंगल में ले जाकर कत्ल कर दोगे। फिर तुम उसकी आंखें और उसके खून से भरी हुई एक बोतल मेरे पास लेकर आओगे। सिर्फ इसी शर्त पर मैं तुमसे शादी करूंगी। लेकिन जब उसने इतनी खूबसूरत और मासूम लड़की को देखा तो उसमें उस पर हाथ उठाने की हिम्मत न रही। इसलिए वो सदफ को लेकर गहरे जंगल की तरफ चला गया और वहां लोगों की नज़रों से बहुत दूर उसे जिंदा छोड़कर अकेला वापस आ गया। मगर सबूत लाने के लिए उसने एक लोमड़ी को मार दिया और फिर ला बेनीजिया के पास वापस गया, वही चीज़ लेकर जो उसने मांगी थी। ला बेनीजिया मुतमईन हो गई। उसने अपना वादा पूरा किया और उससे शादी कर ली, पूरे यकीन के साथ कि अब फिर से वही इस जगह की सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत बन चुकी है। इस दौरान सदफ जंगल के वसी दरख्तों के साए तले बिल्कुल अकेली रह गई। वो रोती रही, इतना रोई कि आंसू तक खत्म हो गए। वो पुकारती रही, अपनी फरियाद आसमान तक पहुंचाती रही, लेकिन दरख्त खामोश रहे और जंगल के दरिंदे ही उसके गम के गवाह बने। सदफ बहुत देर तक चलती रही और जब रात होने लगी तो उसे दूर कहीं हल्की सी रोशनी नजर आई। उसी रोशनी की रहनुमाई में वो उस तरफ बढ़ी, लेकिन अचानक बहुत सी आवाज़ों का शोर सुनकर वो घबरा गई। खौफ से कांपकर वो एक पुराने बलूत के दरख्त के पीछे छुप गई। वो 8 चोर थे। पत्थर खुल जा। अचानक पत्थर ऐसे घूमकर खुल गया जैसे कोई छुपा हुआ दरवाजा हो, और अंदर से ऐसी रोशनी चमकी जो किसी शाही महल के लायक थी। 8 साथी तेज कदम से उस गार के अंदर दाखिल हो गए और आखिरी ने हुक्म दिया, बंद हो जा। और फिर पहाड़ दोबारा पत्थर बन गया। सदफ सांस रोककर अंधेरों में लंबे वक्त तक इंतजार करती रही। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब चोर वहां से निकल गए, सदफ धीरे धीरे उस सफेद दीवार की तरफ बढ़ी। खुल जा, फिर उसने भी धीमी आवाज में वही जादू के अल्फाज कहे, पत्थर बंद हो जा। अंदर दाखिल होते ही सब कुछ दावत के लिए तैयार था। एक मेज पर 8 प्लेटें सजी हुई थीं,
8 सुनहरी रोटियां और 8 बोतलें सुर्ख रूबी रंग की शराब की। चूल्हे पर 8 मुर्गियां सीख पर भुन रही थीं और उनसे उठती हुई लजीज खुशबू पूरी जगह में फैल रही थी। सदफ ने काम शुरू कर दिया। उसने जगह को ठीक किया, झाड़ू लगाई, बिस्तर ठीक किए और आग का ख्याल रखा। फिर जब भूख उसे सताने लगी तो उसने हर मुर्गी से एक पंख ले लिया, हर रोटी का छोटा सा कोना तोड़कर खा लिया और हर बोतल से बस एक छोटा सा घूंट पी लिया। जैसे ही पत्थर की दीवार के बाहर कदमों की आहट गूंजी, वो घबराकर फौरन एक बेड के नीचे फिसलकर छुप गई। सांस रोककर अंधेरों और धूल में चुप कर बैठी रही। जब 8 चोर वापस आए तो उन्होंने जो मंजर देखा उसने उन्हें वहीं रोक दिया। उनका रूम साफ सुथरा था और उनके खाने में से एक पीस गायब था। अगले दिन सब ना पहरा देने का सोचा और सबसे छोटे को घर के दरवाजे पर छोड़ा गया, मगर अंदर कोई ना आया। जब ग्रुप वापस आया तो देखा फिर से बर्तन धुले हुए थे और खाना गायब था। उनका सरदार गुस्से से आग बबूला हो गया। 6 दिन तक वो इसी तरह तजुर्बा दोहराते रहे मगर किसी को ना पकड़ सके। 8वें दिन सरदार ने आखिर फैसला कर लिया कि वो खुद पहरा देगा और वो बाहर बैठने की बजाय घर के अंदर बैठा। लंबी खामोशी के बाद उसने देखा कि सदफ आहिस्ता से बिस्तर के नीचे से निकल रही है। वो फौरन उस पर झपटा और उसका बाजू पकड़ लिया, मगर सरदार उसके चेहरे की मासूमियत और हसीन नजाकत देखकर नरम पड़ गया और उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। फिर उसने कहा कि अब से तुम हमारी छोटी बहन हो, और यूं सदफ चोरों के साथ रहने लगी। वो घर का दिल बन गई थी। सूप बनाती, बिस्तर ठीक करती और घर को संभालती। शाम को जब चोर वापस आते तो अपने सफर की दौलत उसके कदमों में रख देते। हीरे जवाहरात, रंगीन कपड़े, सोने के सिक्के और रेशम की नफीस पोशाकें। वो सब उससे बिल्कुल अपनी बहन की तरह मोहब्बत करते थे। गैंग के दरमियान सबसे छोटा चोर अक्सर अपना रूप बदलकर एक शरीफ जेंटलमैन बन जाया करता था। नफीस कपड़ों से सजा हुआ, अमीर लोगों जैसा लिबास पहने और बड़े शानदार आदाब के साथ वो अक्सर मुख्तलिफ सरायों और इन्स में जाता ताकि वहाँ से राज और खबरें हासिल कर सके। एक शाम वो बेले वेनेजिया की सराय का दरवाजा ढकेल कर अंदर दाखिल हुआ। खाना खाने के बाद वो सीधा काउंटर के सामने जाकर खड़ा हो गया। वहाँ वेनेजिया खड़ी थी और उसने उससे वही पुराना सवाल पूछा। तुम कहाँ से आ रहे हो? और अपने सफर में क्या तुमने मुझसे ज्यादा खूबसूरत किसी को देखा है? हाँ, मैंने देखा है। एक लड़की जो हमारे साथ रहती है, हमारी बहन बनकर। ये अल्फाज सुनते ही वेनेजिया का खून जैसे जम सा गया। ऐसे तो 10 सिक्के बनते हैं, मगर तुम्हारे लिए 50। उसे पता चल गया कि उसकी बेटी अभी तक जिंदा है। उसका दिल जो पहले ही पत्थर जैसा सख्त था, अब लोहे जैसा ठंडा और बेरहम हो गया। जब सराय खाली हो गई और मेहमान चले गए तो उसने चुपके से एक बूढ़ी चरवाहन औरत को इशारा किया। मेरी बेटी को तलाश करो और ये यकीनी बनाओ कि वो कभी वापस ना आए। मैं बालों के लिए खूबसूरत बॉल पेन्स बेचती हूँ, बिल्कुल नायाब और शानदार। अगले दिन वो बूढ़ी औरत अपने सफर पर निकल पड़ी। चोर उस वक्त घर पर नहीं थे, इसलिए वो आराम से उस पत्थर की चट्टान के पास पहुंच गई जहां से उनका राज छुपा हुआ था। उस वक्त सदफ खिड़की पर खड़ी हल्की सी धुन गा रही थी। बेटी जरा देखो तो, मेरे पास बालों के लिए निहायत खूबसूरत और नायाब हेयर पिन्स हैं। मासूम सदफ, जो हेयर पिन्स की चमक और हुस्न से मुतासिर हो गई थी, उसने बूढ़ी औरत को ऊपर बुलाया ताकि वो उसके जेवर देख सकें। बूढ़ी औरत ने एक बड़ा खूबसूरत चांदी का हेयर पिन उठाया और प्यार से सदफ के बालों में लगाने लगी, जैसे वो दिखाना चाहती हो कि ये उस पर कितना जचता है। मगर अचानक एक तेज और जालिमाना हरकत के साथ उसने वो तेज हेयर पिन जोर से उस जवान लड़की के सर में घुसा दिया और उस लम्हे की खामोशी में मासूमियत पर धोखे का सबसे संगीन वार हो चुका था। जब चोर वापस आए तो उन्होंने सदफ को बेजान पड़ा हुआ पाया। पहले वो खामोश खड़े रह गए, फिर एक के बाद एक रोने लग गए। उन्होंने उसे मिट्टी में दफन करने से इनकार कर दिया। जंगल के अंदर उन्होंने एक बड़ा दरख्त चुना जिसका तना खोखला था। बड़ी एहतियात से उन्होंने सदफ को उस खोखले तने के अंदर रख दिया। कुछ वक्त बाद बादशाह का बेटा शिकार करते हुए उस इलाके में आया। अचानक उसके कुत्ते जोर से भौंकने लगे और एक पुराने दरख्त को खुरचने लगे। शहजादा वहां आया, कुत्तों को हटाया और तने के अंदर झांका। वहां उसने एक बहुत खूबसूरत जवान लड़की को देखा जो बिल्कुल बेहरकत थी।
जैसे मुर्दा हो। अगर शहजादे तुम ने जिंदा कहा, होती तो मैं तुमसे शादी की दरख्वास्त करता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता। उसने अपना हॉर्न बजाया। जब शिकारी आए तो उसने हुक्म दिया कि उसे बहुत एहतियात से बाहर निकाला जाए। उन्होंने उसे शिकारी चादर में लपेटा और स्ट्रेचर पर रख दिया। शहजादा जुलूस के आगे चलता रहा और उस पर नजर रखता रहा। महल पहुंचकर उसने रसोई के पीछे छुपा हुआ दरवाज़ा इस्तेमाल किया और नौकरों की पत्थर की सीढ़ियों से गुजरता हुआ उसे एक मेहमान कमरे में ले गया। वहां उसे बिस्तर पर लिटा दिया। फिर उसने कहा, हमें अकेला छोड़ दो। हमें अकेला छोड़ दो। सब लोग चले गए। शहजादा अक्सर वहां आता, बिस्तर के पास बैठकर उसे देखता और उसकी सांस सुनने की कोशिश करता। धीरे धीरे वो खाने पर आना भी छोड़ देता है। एक दिन मलिका ने उसका पीछा किया और बिना दस्तक दिए कमरे में दाखिल हो गई। उसने लड़की को देखा और हैरानी से पूछा, ये सब क्या है? ये सब क्या है? मुझे लगता है ये मौत नहीं है अम्मी, ये कोई जादू है जो उसे रोके हुए है। आओ उसकी वजह ढूंढते हैं। रॉयल हेयर ड्रेसर को बुलाओ और उसके बाल बनवाओ, बहुत उलझे हुए हैं। हेयर ड्रेसर आया और उसके बाल कंघी करने लगा, लेकिन कंघी 2 मर्तबा अटक कर टूट गई। शक होने पर उसने बाल अलग किए और सर में घुसा हुआ एक लंबा पिन महसूस किया। उसने पिन को पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाल दिया। सदफ को होश आ गया और उसने अपनी कहानी सुना दी। सबने गहरी खामोशी में उसे सुना। वक्त गुजरा और सदफ और शहजादा एक दूसरे को जानने लगे। आखिर सदफ ने शादी के लिए हाँ कर दी। एक शानदार शादी हुई और महल के दरवाजे सबके लिए खोल दिए गए। जश्न की आवाज ब्यूटीफुल वेनेजिया की सराय तक पहुंच गई। एक मुसाफिर ने सराय में हैरानी से कहा, ऐसी शादी कभी नहीं देखी। नई शहजादी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। हसद से भरी वेनेजिया ने खुद को सजाकर महल का रुख किया ताकि उस औरत को देखे जो उससे ज्यादा खूबसूरत है। वो भीड़ को चीरकर तख्त तक पहुंच गई और वहां सदफ को जिंदा और ताज पहने हुए देखा। ये देखकर उसे सख्त झटका लगा। हसद से उसका दिल फट गया। उसका चेहरा नफरत से बिगड़ गया और वो संगे मरमर के फर्श पर गिरकर मर गई। उसका जिस्म सायों में हटा दिया गया और जश्न दोबारा शुरू हो गया। रोशनी ने रात को मिटा दिया।